Hello everyone, welcome to our channel, The Legal Amigos. So for today, we will start with our new chapter, that is Cooperative Society, from Article 243ZH to 243ZT. 97th Amendment Act. 97th Amendment Act से जो वर्ड था कोऑपरेटिव सोसाइटी वो आया था कॉन्स्टिट्यूशन में. 97th Amendment Act of 2011 gave constitutional status and protection to cooperative society. 97th Amendment Act से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में आया था. और इसमें क्या चेंजेस बनाए गए थे 97th Amendment Act में. पहले तो जो आर्टिकल 19 है, जो राइट टू फ्रीडम है, उसके अंदर भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड जो है वो ऐड हुआ था. उसके बाद आर्टिकल जो 43 है, जो डीपीएसपी का है, उसके पार्ट बी के अंदर ये वर्ड ऐड हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिससे बोला गया था प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. आर्टिकल को प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला गया था. उसके बाद पार्ट 9 बनाया गया, जिसके अंदर आफ्टर पार्ट 9 बनाया गया, जिसमें पार्ट 9A जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, और पार्ट 9A ऑलरेडी था, फिर पार्ट 9B उसमें इंसर्ट किया, और पार्ट 9B में जो आर्टिकल है 243ZH से लेकर 243ZT तक बताए गए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे इसमें हैं. फर्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते कैसे हैं. तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर होती है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाएंगे, उसे रेगुलेट करेंगे, और उसका जो भी वाइंड अप वाला प्रोसीजर होगा वो वही करेंगे, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनॉमस फंक्शनिंग. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता है, वो कॉपरेशन के लिए बनाया जाता है. अगर सपोज कीजिए 5 मेंबर्स है, उन 5 जने हैं, उन लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, तो वो 5 कौन है? वो शेयर होल्डर्स है, 5 लोग, और उन्होंने अपना फंड जमा करवाया उसमें 100 रुपीज का. तो टोटल अमाउंट कितना, टोटल शेयर कितना हुआ? 500. तो वॉलंटरी फॉर्मेशन की वो लोग जो है उनके पास पावर होनी चाहिए कि, मतलब उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं, मतलब ध्यान रख सकते हैं पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उनके अंडर ही कंट्रोल रहता है. डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल ये होता है कि अगर वो किसी, क्या कहते हैं, अगर वो किसी मेंबर को, मेंबर्स नहीं होते वो शेयर होल्डर्स होते हैं. डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल का मतलब होता है इन 5 लोगों ने, जो 5 लोग इन्होंने बनाया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इनके पास कंट्रोल होना चाहिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का. मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी रहना चाहिए. और ऑटोनॉमस फंक्शनिंग मतलब कि इनके पास ही क्या कहते हैं, ये लोग खुद ही फंक्शन कर सकते हैं और किसी के पास राइट नहीं होता इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंक्शन करने का, एक्सेप्ट स्टेट लेजिस्लेचर. Number and term of members of board and its office bearer. तो जो बोर्ड है shall consist of number of directors as may be provided by state legislature. जो बोर्ड मेंबर्स होंगे इसके अंदर और डायरेक्टर्स जो होंगे वो जितने स्टेट लेजिस्लेचर में बता रखे हैं उतने होने चाहिए. और उसका नंबर भी बता रखा है स्टेट लेजिस्लेशन में कि 21 से ज्यादा मैक्सिमम नंबर, 21 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो, डायरेक्टर्स नहीं हो सकते. मैक्सिमम नंबर जो है वो 21 है, 21 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होना चाहिए. एससीज एसटीज के लिए दोनों को मिला के 1 सीट रिजर्व रहनी चाहिए, और वुमेन्स के लिए 2 सीट्स रिजर्व रहनी चाहिए. टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है इन मेंबर्स का वो 5 साल का रहता है, और डायरेक्टर्स का भी. अब वो मेंबर्स वो नहीं होंगे जो वो 5 मेंबर्स थे, वो 5 वो थे, वो तो शेयर होल्डर्स है, वो मेंबर्स नहीं है, उन्होंने तो वो बनाया है, उनका टर्म नहीं है. ये टर्म उनका है जो डायरेक्टर्स होंगे, उनका ये टर्म है. प्रोविजन फॉर को ऑप्शन ऑफ पर्सन. इसका मतलब है अगर क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो को ऑप्शन पर्सन भी रख सकता है. किस बेसिस पर रख सकता है? अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, स्पेशलाइजेशन और इन फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो 2 मेंबर्स. और को ऑप्शन ऑफ पर्संस के लिए को-ऑप्टेड मेंबर्स बन सकते हैं, 2 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते. इन एडिशन टू 21 के बाद 2 और को-ऑप्टेड मेंबर्स बन सकते हैं. अब आते हैं इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड.
जो इलेक्शन होगा, जैसे ही 5 साल का टर्म जो पीरियड होगा वो खत्म होने वाला होगा, तो उसके एक्सपायर होने से पहले इलेक्शन जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा, करवाया जाएगा। और अब इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा? इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है कि डायरेक्शन कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा इलेक्टोरल रोल के लिए, और कौन इलेक्शन कंडक्ट करवा सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, वो कौन डिसाइड करता है? वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। अब सुपर सेशन, सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट। अब कभी बोर्ड सस्पेंड हो गया तो उस बेसिस पे क्या होगा? तो कोई भी बोर्ड अगर सस्पेंड होता है या सुपरसीड होता है तो उसके 6 मंथ पहले ही इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है और दूसरे बोर्ड को, मतलब दूसरा बोर्ड बनाया जाता है। अब किस बेसिस पे सुपरसीड होता है या सस्पेंशन होता है, कब क्यों होता है, ये सस्पेंशन कब होता है? तो ये तब होता है कि या तो कोई डिफॉल्ट, पर्सपेक्टिव डिफॉल्ट हो रहा है, कंटिन्यूसली डिफॉल्ट किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती जा रही है, गलतियां होती जा रही है, तो उस बेसिस पे, या नेग्लिजेंस हो रहा है उनकी परफॉर्मेंस में, उनको ड्यूटी अपनी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तब, या तो उनका जो इंटरेस्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी से बदलकर किसी और उसमें चल जा रहा है, तब, या तो वो जो है ऑफ बीइंग अ स्टेलमैन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शंस। अब जो जिसने मतलब पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, फंक्शंस जो बने थे उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उसके अकॉर्डिंग पे वर्क नहीं हो रहा है, तब, या तो इलेक्शन बॉडी, इलेक्शन जो जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने इलेक्शन करने के लिए कराया था, वो अगर प्रॉपरली इलेक्शन नहीं कंडक्ट करा पा रहे या इलेक्शन हो ही नहीं पा रहे हैं उनसे, तब। अब आते हैं ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स होगा, इसको इसको भी स्टेट लेजिस्लेचर ही करवाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर ही देखेंगे इसके लिए भी। और मेंटेन क्या कहते हैं, ये हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक बार होगा ही होगा। फाइनेंशियल ईयर ऐसे होता है कि अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक, तो इसके बीच में, 6 मंथ्स के बीच में इसके ऑडिट ऑफ अकाउंट्स होगा हर फाइनेंशियल ईयर में। और जो उसकी रिपोर्ट होगी, ऑडिट रिपोर्ट, वो भी जो होगी वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पहले जाएगी, जो भी कंडक्ट करवाएगा ऑडिट को। स्टेट लेजिस्लेचर जिसको भी पावर देता है वो ये रिपोर्ट जो है पहले स्टेट लेजिस्लेचर को ही देंगे। कन्वीनिंग ऑफ जर्नल बॉडी मीटिंग्स। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में कॉपरेटिव मीटिंग रखवाएगा, जो मेंबर्स के साथ होगी और शेयर होल्डर्स के साथ होगी और सबके साथ होगी, वो एक मीटिंग रखवाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट इन्फॉर्मेशन। मेंबर के पास ये इन्फॉर्मेशन, ये राइट होता है कि जो वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उनसे, उनके अकाउंट्स के बेसिस पे, उनके कोई भी फाइनेंशियल अकाउंट के बेसिस पे मेंबर्स के पास ये राइट होता है कि वो ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो है बहुत इजी है, सिंपल है, शॉर्ट है, काफी ज्यादा मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट ठीक है, सिंपल टॉपिक है काफी। अब आते हैं ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज जो है वो आर्टिकल 244 में बताया गया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया गया है। इसका ये मतलब है कि जो प्रोविजन है फिफ्थ शेड्यूल का, वो अप्लाई किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल जो है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स जो भी सारे स्टेट्स में अदर देन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है इनमें अप्लाई नहीं किया जाएगा। बाकी जितने भी स्टेट्स है इंडिया में उन सब में अप्लाई किया जाएगा फिफ्थ शेड्यूल का ये प्रोविजन। और जो सिक्स शेड्यूल का प्रोविजन है उसमें ये बताया गया है कि वो प्रोविजन जो स्पेसिफिकली इन 4 स्टेट्स में अप्लाई किया जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, वो बाकी किसी और स्टेट में अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 244 ए पे, जो बात करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन आसाम एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ देयर ऑफ। इसमें ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है बाय लॉ, वो ही क्या कहते हैं एक ऑटोनॉमस स्टेट बना सकता है, पार्ट होली या पार्टली ट्राइबल एरिया के लिए। और जो क्या कहते हैं जो सिक्स शेड्यूल में दिया गया है जिसमें हमने अभी बात की थी वो। और इसमें ये भी बताया गया कि ए पॉइंट में कि जो भी एक बॉडी है वो इलेक्ट होके पार्टली नॉमिनेटेड या पार्टली इलेक्टेड, और ये एक लेजिस्लेचर बना सकता है जो ऑटोनॉमस स्टेट के लिए। तो ये कौन बनाएगा? ये पार्लियामेंट ही बनाएगा, या तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना सकते हैं जो पावर और फंक्शन करे हर केस में, मतलब जो भी वो ध्यान वगैरह रखे वो सब करेंगे। तो ये सब पावर पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट ही करा सकते हैं। एनी सच लॉज एज रिफर टू क्लॉज 1 may in particular
सेकेंड पॉइंट हमें ये बताता है कि जो भी क्लॉज 1 में पार्लियामेंट के पास पावर है वो इन बेसिस पे होगी जो क्लॉज 2 के अंदर बताई गई है। फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है इसकी जो पावर्स है वो कुछ पावर्स जा सकती है एक ऑटोनमस स्टेट के लिए, ये लेजिस्लेटिव पावर्स भी दे सकते हैं बाय पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर्स भी दे सकती है इन्हें। बी पॉइंट हमें ये बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है ऑटोनॉमस स्टेट की वो भी एक्सटेंड की जा सकती है उनके मैटर पर, वो मैटर पे डिफाइन करता है कि क्या मैटर है उसके बेसिस पे। सी पॉइंट ये बताता है कि जो टेक्स्ट स्टेट ऑफ असम ले रहा है वो जो है वो असाइन किया जाएगा ऑटोनॉमस स्टेट को और हाँ वो असाइन किया जाएगा ऑटोनॉमस स्टेट को और पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के पास वो आएगा तो पार्लियामेंट उसको वो चीज वो ऑटोनॉमस स्टेट को वापस से प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि जितनी भी जगह पे ये स्टेट प्रोविजन यूज किया जाए गया है इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोविजन भी बन सकता है या पर्टिकुलर एक रेफरेंस भी बन सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ई पॉइंट हमें ये बताता है कि इसके अलावा जितने भी कुछ भी अगर सप्लीमेंट है या इंसिडेंट्स है या कॉन्सिक्वेंटली प्रोविजंस है वो भी बनाए जाते हैं अगर जरूरत पड़ती है या डीम्ड अगर उनकी नेसेसरी होती है तो बाकी के भी प्रोविजंस बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि जितने भी सब क्लॉजेस जो ए पॉइंट जो सब क्लॉज जो बताए गए हैं ए में और बी में, जो क्लॉज जो 2 है उसके अंदर वो तब तक इफेक्ट नहीं ले सकता जब तक कंट्रोल में नहीं आ सकता जब तक वो दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी और प्रेजेंट वोट ना हो, तब तक वो नहीं बन सकता। अब और फोर्थ पॉइंट यही बताता है कि आगे जो भी पार्ट क्या कहते हैं 11 आ रहा है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, उसके जो चैप्टर 1 है लेजिस्लेटिव रिलेशन उसके बारे में बताया गया है। जो अभी हम इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसी के बाद में होगा। थैंक यू सो मच, यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। और आपको अच्छा लगा तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप इसके डिटेल नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू सो मच।